Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. In this video, we are going to talk about very important American short story writer, war volunteer and a novelist come journalist, Ernest Hemingway. Ernest Hemingway is very important when it comes to the NTA-NET point of view, when it comes to the UPPSC LT grade, GIC and असिस्टेंट प्रोफेसर पॉइंट ऑफ व्यू. इंग्लिश लिटरेचर की बात हो और अर्नेस्ट हेमिंगवे की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी हैज एटलीस्ट वन और टू novels or short stories prescribed in their very syllabus written by Ernest Hemingway. He is a war veteran himself. उन्होंने खुद वॉर में पार्टिसिपेट किया है और उस पार्टिसिपेशन के ही अपने रिप्रेजेंटेशंस एंड एक्सप्रेशंस को अपने नॉवेल्स में दिया है. और उसके साथ साथ whatever came his way, whatever happened in his life can be seen in his work of art. In that sense, कहना गलत नहीं है, अर्नेस्ट हेमिंगवे एक रियलिस्ट राइटर है जिनसे आप वॉर के टाइम ह्यूमन की नेचर के अगेंस्ट फाइट क्या है, वॉर के टाइम में लॉस्ट जनरेशन क्या है, एक्सपेक्ट्रिएट फीलिंग क्या है, एक आपने अपने आप को एक कंट्री में फिर से लोकेट करना और वहां के चीजों के साथ अंडरस्टैंड करना, फ्यूचर की कोई सर्टेनिटी नहीं है, लॉस्ट जनरेशन होना, लव का मीनिंगलेस होना, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है अर्नेस्ट हेमिंगवे की राइटिंग्स में. सो लेट अस स्टार्ट आवर स्टडी ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे. Ernest Hemingway is an American short story writer, novelist, जर्नलिस्ट. ही वॉज अ वॉर वॉलंटियर. वो खुद वॉर में पार्टिसिपेट करते थे, करा था उन्होंने और खुद एक्सपीरियंस किया था हाउ इट इज लाइक to be the part of the ongoing war, the relationship that gets shattered, the hopes that gets shattered. So after being wounded at the war, he settled in Paris. उन्होंने पेरिस में सेटल किया. वहां पर वो लॉस्ट जनरेशन और एक्सपेक्ट्रिएट राइटर्स के साथ लिटरेरी ग्रुप का पार्ट बने, जिसमें एजरा पाउंड है, गर्ट्रूड स्टेन है. उन्होंने अपने एक्सपेक्ट्रिएट होने की फीलिंग को, एक लॉस्ट जनरेशन के पार्ट होने की फीलिंग को अपने इनिशियल नॉवेल्स में रिप्रेजेंट एंड एक्सप्रेस किया है. तो अर्नेस्ट हेमिंगवे एजरा पाउंड एंड गर्ट्रूड स्टेन के साथ थे. एक्सपेक्ट्रिएट लिटरेरी ग्रुप था ये, जिन्होंने लोकेट किया था एक न्यू प्लेस पर और वहां से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था. उनका बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेला है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉस्ट जनरेशन, दैट इज द सन ऑल्सो राइजेस, written in the year 1926 and published in Britain as with the title फिएस्टा. ये क्वेश्चन आ सकता है, एनटीए नेट में भी आ सकता है, यूपी जीआईसी में आ सकता है, एलटी ग्रेड के स्क्रीनिंग टेस्ट में आ सकता है कि फिएस्टा का दूसरा टाइटल कौन सा है या वाइस वर्सा. तो इसे भी आपने ध्यान में रखना है. अगर बात करते हैं यूपीपीएससी की, तो यूपीपीएससी में अर्नेस्ट हेमिंगवे का नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी प्रिस्क्राइब किया गया है. एक बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव नॉवल है, लेकिन एक नॉवल को समझने के लिए एक राइटर की आइडियोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. राइटर के मेजर वर्क्स, मेजर थीमेटिक कंसर्न, प्लॉट स्ट्रक्चर्स को समझना जरूरी हो जाता है. ये एक अमेरिकन राइटर है, कहने को थीम्स पर लिखते हैं, लेकिन जो इनकी थीम्स है वो यूनिवर्सल अपील की ओर चलती हैं. हम वॉर को समझ सकते हैं इनके नॉवल अ फेयरवेल टू आर्म से. मैन की जो नेचर के अगेंस्ट वॉर है, नेचर के अगेंस्ट जो चैलेंज है, वो हम ओल्ड मैन एंड द सी उसका बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव नॉवल है. अर्नेस्ट हेमिंगवे एक नोबेल लॉरिएट है, पुलित्जर प्राइज विनर है, नोबेल प्राइज विनर है. तो ये सब कुछ उन्हें उनके लिटरेरी फिक्शन की वजह से ही मिला है, उनकी यूनिवर्सल अपील की वजह से ही मिला है. दिस इज वन ऑफ दोस नॉवेल्स जिसमें लॉस्ट जनरेशन का कॉन्सेप्ट है और लॉस्ट जनरेशन का कॉन्सेप्ट गर्ट्रूड स्टेन से एसोसिएट करते हैं. अर्नेस्ट हेमिंगवे ने टर्म लॉस्ट जनरेशन गर्ट्रूड स्टेन से लिया है. ये भी नेट का भी एक पीवाईक्यू है. विच राइटर इज एसोसिएटेड विद द लॉस्ट जनरेशन? अर्नेस्ट हेमिंगवे. अर्नेस्ट हेमिंगवे took the title Lost Generation from Gertrude Stein, and he has himself mentioned this thing in the preface of the novel The Sun Also Rises. The sun also rises, but people are lost. It is a lost generation.
नेक्स्ट नॉवल वॉर नॉवल है, बहुत रियलिस्टिक नॉवल है, अ फेयरवेल टू आर्म्स। आर्म्स को फेयरवेल दे देता है एक लेफ्टिनेंट, लेकिन अ फेयरवेल टू आर्म्स, दिस कुड बी हिज फेयरवेल टू द आर्म्स ऑफ हिज बिलवेड, एंड दिस कुड बी हिज फेयरवेल टू द आर्म्स दैट आर यूज्ड टू वेड अ वॉर, जो वेपन्स यूज किए जाते हैं। तो अ फेयरवेल टू आर्म्स, इट सेंटर्स अपॉन इन द ईयर 1929। पहला कौन सा आया? द सन ऑल्सो राइजेस। फिर आया 1929 में अ फेयरवेल टू आर्म्स, अमेरिकन लेफ्टिनेंट्स लव अफेयर विद एन इंग्लिश नर्स कैथरीन। बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, इसकी समरी जरूर से जरूर कीजिएगा। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस है, मेन विदाउट वुमेन 1927, विनर टेक नथिंग, और इसके अलावा भी अफ्रीका पर बेस्ड इनकी एक जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, अब after being settled as a journalist and a literary writer, he shifted to क्यूबा। उन्होंने क्यूबा में शिफ्ट किया और क्यूबा के सी में ही उन्होंने अपने पैशन फिशिंग को एक्सरसाइज किया। उन्होंने एसोसिएट किया सी से, जिसका रिजल्ट था द ओल्ड मैन एंड द सी। स्टैंड अप यूपीपीएससी एंड जीएससी एलटी ग्रेड वाले स्टूडेंट्स अर्नेस्ट हेमिंगवे के साथ साथ द ओल्ड मैन एंड द सी भी प्रिस्क्राइब्ड है। सच एन इम्पॉर्टेंट नॉवल, आई टेल यू। इसे पढ़ने बैठेंगे तो टेक्सचुअली पढ़िएगा, और टेक्स्ट के साथ साथ इसमें मेजर लाइंस, मेजर कोटेशंस, मेजर फ्रेजेस, मेजर वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, कैरेक्टर्स ज्यादा नहीं है, वन गो में इस नॉवल को पढ़ा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए एक साथ इसे प्रिपेयर कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है। इवन हर यूनिवर्सिटी में ये नॉवल प्रिस्क्राइब किया जाता है। व्हेन आई वाज इन एमए, अर्नेस्ट हेमिंगवे का द सन ऑल्सो राइजेस एंड ओल्ड मैन एंड द सी बोथ वर प्रिस्क्राइब्ड, सो यू कैन fathom how important a writer he is. Old Man and the Sea came out in the year 1952. It deals with man's struggles against nature. बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस नॉवल है, सेंटियागो की कहानी है। उसको सैलो कहा जाता था। अनलकी, वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी, बिकॉज फॉर कंप्लीट 84 days he went without even catching a fish. Santiago is a fisherman himself, and he went without a fish for good 84 days, and 84 days people started calling him Sallow, the worst form of unlucky. His apprentice Manolin also left him on the saying of his parents that he should switch boats now. So because Santiago was considered unlucky, but he tried to prove that wrong. He sailed a little further in the Gulf Stream, as a result of which जो हुआ, novel का title है Old Man and the Sea, Man's War Against Nature, who wins, who loses, ये ही इसकी story है। But it has, the philosophy of the novel is so much realistic, so much concrete, that you just can't stop yourself from admiring it, and that's a hint. Next video में खास तौर से यूपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ओल्ड मैन एंड द सी का टेक्सचुअल एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, बोथ ऑब्जेक्टिवली एंड सब्जेक्टिवली। और अगर आप इसके रिटर्न नोट्स हमसे अवेल करना चाहें तो दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और 1953 में ही वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, एंड इन द ईयर 1954 ही वॉन द नोबेल प्राइज। सो विद दैट आई कम टू माय डिस्कशन। उनके अलावा और भी उनके वर्क्स हैं, लेकिन ओल्ड मैन एंड द सी इज द लास्ट वर्क टू बी पब्लिश्ड व्हेन ही वाज अलाइव। रेस्ट ऑल द वर्क्स आर पब्लिश्ड पोस्टमसली आफ्टर हिज डेथ। तो ये एक वॉर वेटरन है जिन्होंने वॉर पर लिखा है, रियलिस्टिकली लिखा है, रिप्रेजेंटेशन, एक्सपीरियंसेस। लेकिन ओल्ड मैन एंड द सी को पर्सनली मैं टेकअप करना चाहती हूँ किस तरीके से, टेक्सचुअल एनालिसिस मेथड से, जो एक हिंट होगा डिस्क्रिप्टिव में आपको आंसर कैसे प्रिपेयर करना है, और ऑब्जेक्टिव में इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्रोनोलॉजी इसमें हमने बात कर ली है, मेजर वर्क्स की बात कर ली है, एनटीए नेट, यूपी, एलटी ग्रेड, डब्ल्यूबी सेट, गुजरात सेट, हर तरीके के स्टूडेंट के लिए अर्नेस्ट हेमिंगवे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे जरूर से जरूर कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।